सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डियर थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अदलक उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 76 से पढ़ने वाले हैं। 75 तक ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। 76 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है आज ये पूरे अदलक उत्तरी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकारों में है रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 77 है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया गया है, यानी कि जिस काम के लिए इस परीक्षण को बनाया गया है वह काम यह कितने अच्छे से कर रहा है, यही होता है वैधता। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है, बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न ना तो ज्यादा सरल और ना ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर होना चाहिए। तो कभी भी अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं अगर पूछता है तो याद रखिएगा कि जो प्रश्न हो स्पष्ट भाषा में हो, दूसरी चीज प्रश्न बहुत कठिन ना हो और बहुत सरल भी ना हो, इसके अलावा वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रकारों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित करिए। तो क्रियात्मक शोध क्या है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। कार्य क्षेत्र में संबंधित या संस्था में जो भी समस्याएं आती है हमारे सामने, उनके कारणों को जानने और उनके समाधान के लिए किया जाने वाला शोध ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना ही क्या है, क्रियात्मक शोध से ही संभव होता है, इसीलिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता हमें होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख करिए। तो साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन, ये सब क्या है, क्रियात्मक शोध के उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से तात्पर्य या उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत विद्यार्थी के हाव भाव, उनकी रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का हम अध्ययन करते हैं। उनकी अभिवृत्तियां किस तरीके की हैं, किस तरीके से उनके आसपास के लोगों से उनका व्यवहार है, बच्चे का इंटरेस्ट किन किन विषयों में है, इसके अलावा वह और कौन कौन सी चीज, पढ़ाई के अलावा उसे क्या क्या पसंद है, किसी चीज के बारे में वह कैसा सोचता है, उसके अंदर कौन कौन से किस तरीके से किसी भी बात को लेकर उसके अंदर किस प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाएं, ये सारी बातें आती हैं भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान हम असहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक पक्ष व कौशलात्मक पक्ष एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष सबसे पहले बच्चे को स्कूल में भेजने का उद्देश्य होता है अभिभावकों का कि बच्चे को पढ़ने लिखने आ जाए। तो पढ़ने लिखने में या ज्ञान में आता है संज्ञानात्मक पक्ष। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ रुचियां उत्पन्न हो, कुछ विषय में और एक्स्ट्रा वो करे तो भावात्मक पक्ष हो गया। फिर अगर बच्चे के अंदर कोई कौशल या कोई क्रिया आ जाती है तो वह कौशलात्मक पक्ष हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब संज्ञान सहगामी पक्ष इसीलिए कहलाते हैं। याद रखिएगा, कुछ अलग नहीं है, बस संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञान सहगामी पक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन क्या होता है, छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन
करते हैं, किसमें? युग्म मूल्यांकन में। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। बहुत आसान है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, यानी कि कॉन्टिन्यू इवैल्यूएशन बच्चों का चलता रहे, जैसे कि हर महीने में बच्चों का एग्जाम लिया जाए, जिससे कि एकाएक जो कोर्स है उसका पूरा बर्डन बच्चों के ऊपर ना पड़े। इस तरीके से सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती रहे। और बच्चे यहाँ पर देखिए, जब सतत मूल्यांकन यहाँ पर होता है, देखिए क्या होता है, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, बालक के डील डौल और भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियां तथा शरीर की संरचना में ही नहीं बल्कि यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होता है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है, यानी कि जो अभिवृद्धि होती है इसमें केवल बालक का जो शारीरिक विकास होता है सिर्फ उसी को नहीं ध्यान में रखा जाता है, बल्कि उसके शरीर की संरचना, जो बालक है उसके मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, और किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकरण को वह अपने दिमाग में कितना याद रख सकता है और कितना उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आई है, ये सारी बातें आती हैं शैक्षिक अभिवृद्धि से। तो जब अभिवृद्धि होती है तो बच्चा तर्क करने लगता है, उसको उसके सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण रखने की क्षमता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में दी गई सूचियों, जैसे कि सूची ए, सूची बी, एक सूची में राज्य दिए हुए हैं, दूसरी सूची में राजधानियां दी हुई है, तो ये जोड़ा बनाने वाले प्रश्न हो गए। इसके अलावा एक से एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची या प्रतिक्रिया सूची, जिसमें एक या एक से अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्न तो आप लोगों ने सॉल्व किए ही होंगे, और यही होता है जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में दो सूचियां दी होती है, एक को दूसरे से मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे पास समस्या होती है, हमारे संस्था में, हमारे विद्यालय में जो समस्या होती है, उसको हम विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक ढंग से हम क्या करते हैं, उनका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक सोच से तात्पर्य क्या? क्रियात्मक सोच से तात्पर्य उस व्यवहारिक सोच से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है, रटना कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखना है। जो क्रियात्मक शोध होता है वो इसीलिए किया जाता है कि हमारे विद्यालय में, संस्था में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जिनका हम रोज अनुभव कर रहे हैं, उन समस्याओं का हम वैज्ञानिक ढंग से समाधान ढूंढ लेते हैं क्रियात्मक शोध के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 96 है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? तो मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी समझाया है कि न्यायादर्श का मतलब होता है, जैसे कि ये 5 लाख का शहर है, ये 5 लाख के शहर में हम लोग अगर हमें कोई अध्ययन करना होगा, कोई रिसर्च करना होगा इन 5 लाख लोगों पर, तो 5 लाख लोगों तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन हम 500 लोगों तक तो पहुंच सकते हैं ना। तो इन 500 लोगों पर हम जो रिसर्च करेंगे, इसमें सभी एज ग्रुप के होंगे, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब होंगे, और जो हम इस पर प्रयोग करने के बाद इन 500 लोगों पर जो निष्कर्ष निकालेंगे वो पूरी जनसंख्या पर मान्य होगा। तो ये जो इस पूरी जनसंख्या 5 लाख में से सिर्फ 500 लोगों को जो हमने चुना है, यही 500 लोगों को चुनना ही क्या है, न्यायादर्श है। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। तो इस 500 लोगों में जब हम सभी एज ग्रुप के लोगों को रखेंगे, जो हमारे रिसर्च का जो परिणाम आएगा वो सभी लोगों पर लागू होगा, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए।
तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। यानी कि जो हमारे पास संख्याएं होती हैं या जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम अपने अनुसार क्या करते हैं, पहले एकत्रित करते हैं और फिर कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो यही होता है प्रदत्त विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 99 है, शून्य परिकल्पना क्या होती है? तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हम लोग। क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं क्या है? पहला है जो हम समस्या होती है हमारे सामने वो उसको हमने रोज अनुभव किया होता है, यानी कि शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। दूसरा है यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए ही संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, नवाचार से आप क्या समझते हैं? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। अवलोकन एवं साक्षात्कार। दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार लिख लीजिए, छूट गया है। साक्षात्कार ये दो प्रमुख उपकरण होते हैं क्रियात्मक शोध के। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का एक व्यावहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का खुद प्रयास किया जाता है। आप देख सकते हो क्रियात्मक शोध घूम फिरा के क्रियात्मक शोध को स्पष्ट करिए, क्रियात्मक शोध का अभिप्राय क्या है, क्रियात्मक शोध किसे कहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। यानी कि क्रियात्मक शोध अगर आएगा तो हमें सिर्फ इतना लिखना है कि विद्यालय में जो भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, विद्यालय के लोग ही उस जो भी समस्या हमारे सामने आती है जिसको हम रोज अनुभव करते हैं, विद्यालय के शिक्षकों द्वारा या विद्यालय के लोगों के द्वारा ही उस समस्या का हम वैज्ञानिक रूप से हल ढूंढते हैं क्रियात्मक शोध में। क्वेश्चन नंबर 104 है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा उत्पन्न करने वाला ना हो, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105 है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। तो बच्चों से प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि बच्चों की रुचि क्लास में बनी रहे, उस सब्जेक्ट में बनी रहे, और बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको हम नवीन ज्ञान से संबद्ध करने के लिए भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, और पाठ की पुनरावृत्ति यानी कि बच्चों को वह लेसन लर्न कराने के लिए भी हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए, इसके अलावा बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए भी बच्चों से प्रश्न हम पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, परिकल्पना से क्या आशय है? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होता है? परिकल्पना होता है। तो क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना होता है। इतना टफ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए किसी भी समस्या का, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होती है? परिकल्पना होती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन मौखिक होता है, लिखित होता है, साक्षात्कार द्वारा भी होता है, निरीक्षण द्वारा भी होता है, अवलोकन द्वारा भी होता है, प्रायोगिक द्वारा भी होता है, रचनात्मक द्वारा और आंकलित द्वारा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बच्चे का केवल ज्ञान ही नहीं चेक होता, इसमें उसके मानसिक विकास, इसके अलावा उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है, क्योंकि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष तीनों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, मूल्यांकन के सभी पक्षों का उल्लेख करिए। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या व्यवहारात्मक। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहती हूँ, संज्ञानात्मक ये 1 हो गया, भावात्मक ये 2 हो गया और कौशलात्मक ये 3 हो गया। इसी के अंतर्गत व्यवहार और इसी के अंतर्गत क्रिया या क्रियात्मक ही इसको हम बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, बार बार मैंने आपको बताया है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, यही 3 पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। और कौशलात्मक, व्यवहारात्मक ये क्रियात्मक के अंतर्गत ही आता है
और संज्ञानात्मक को ही हम ज्ञानात्मक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न और बोध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 111 है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है? क्रियात्मक शोध में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी संस्था में या हमारे कार्यालय में, हमारे विद्यालय में अगर कोई भी समस्या आती है जिसका हम रोज अनुभव करते हैं, तो उस समस्या का हम वैज्ञानिक रूप से हल ढूंढते हैं क्रियात्मक शोध के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 112 है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से आशय होता है मूल्य का अंकन। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। यानी कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो किस सीमा तक बच्चों ने सीखा है। क्वेश्चन नंबर 113 है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकार है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र यही है, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग में शिक्षण के उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन आता है। याद रखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया के ये प्रमुख अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से? देखिए 2018 में कोई क्वेश्चन पूछा गया, 18 में, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे हुए हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 चरण बताए गए हैं और 8 ही मैंने आप लोगों को कॉपी में भी लिखवाया है। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछेगा तो हमेशा हमको 6 चरण पर ही सही निशान लगाना है, क्योंकि अगर यूपी टेट में पूछेगा, सुपर टेट में पूछेगा या कहीं पर भी पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो या टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, सभी में हमें 6 चरण ही लगाने हैं क्रियात्मक शोध के। आपके सिलेबस में जब इन्होंने विस्तार किया है तो इन्होंने 8 चरण, निष्कर्ष तक इन्होंने 8 चरण लगा दिए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर बहुविकल्पी में पूछेगा तो हमको 6 चरण ही बताने हैं। तो पहले चरण में यहाँ पर समस्या का चयन, दूसरे चरण में यहाँ पर देखिए समस्या को परिभाषित करना, तीसरे में है समस्या का सीमांकन करना, चौथे में है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना। इसके बाद 5वें में है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, 6वां है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, 7वां है विश्लेषण और 8वां है निष्कर्ष। तो याद रखिएगा कि बहुविकल्पी में पूछेगा तो हम 6 लगाएंगे, और अगर इस तरीके से लिखने को पूछेगा प्रमुख चरण, तो जितना हमने कॉपी में लिखा यानी कि जितना मैंने नोट्स बनवाया है आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकारों में वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक व आलोचनात्मक निबंध आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं, अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है, अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं, यानी कि आसानी से इनको हम क्या कर सकते हैं, इसमें आसानी से बच्चों को नंबर दे सकते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से मापन के प्रकार बताइए। दोस्तों, मापन के प्रकार या मापन के स्तर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतरित मापन या अनुपातिक मापन, ये 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? तो क्रियात्मक शोध की समयावधि अगर बीटीसी के लिए कहें तो यह 1 महीना, डीएलएड के लिए 1 महीना होता है, और अगर हम किसी कार्यालय की बात करें तो 1 महीने से लेकर के या 1 सेकंड से लेकर के 1 साल भी लग सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन अगर यहाँ पर हम डीएलएड के लिए या बीटीसी के लिए बात करें तो 1 महीना होता है।
क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो अच्छा परीक्षण, जब हम बार बार उस पर प्रयोग करते हैं, बार बार प्रयोग करने के बाद भी वह सेम आंसर देता है, सही उत्तर देता है, बार बार कितनी भी बार आप प्रयोग करोगे वह वही उत्तर देगा जो उसने पहली बार में दिया होता है, तो इस तरीके से वह क्या होगा, वह परीक्षण विश्वसनीय होगा। अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार शासित करने पर निष्कर्ष प्राप्त होगा, अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। बार बार प्रयोग करने के बाद भी अगर वही परिणाम आता है तो वह परीक्षण क्या होगा, विश्वसनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? दोस्तों, निदान का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या के कारण का पता लगाना कि बच्चा कमजोर है, लेकिन किस विषय में कमजोर है अगर हमने सिर्फ पता लगा लिया तो हमने क्या किया, हमने निदान कर दिया। अगर किसी भी बच्चे की समस्या का हमने सिर्फ और सिर्फ पता लगा लिया तो हमने उसका निदान कर दिया। याद रखिएगा। तो निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है, जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। आखिर में बच्चे को समस्या कहाँ पे हो रही है। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्नता के आधार पर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगा करके समस्याओं को दूर करते हैं। सबसे पहले समस्या का पता लगाना कि बच्चा किस विषय में कमजोर है, यही होता है निदानात्मक परीक्षण। कार्टर गुड ने कहा है, निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना कि आखिर में बच्चा कमजोर किस विषय में है। क्वेश्चन नंबर 125 है, उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उपचार मतलब अभी आपने निदान देखा, निदान में बच्चे की कमजोरी का पता लगाया। अब उपचार में क्या करेंगे? उपचार में उसकी कमजोरी को दूर कर देंगे। कैसे दूर करेंगे? अभ्यास करा करके, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके, उसको अलग से पढ़ा करके। तो उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही उद्देश्य होता है कि बच्चा अपने विषय में भी अच्छा करे, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो। छात्रों की योग्यताओं में वृद्धि करना, जब उसके विषयगत कमजोरी को हम दूर करेंगे, जब उसका विषय सब सही हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह योग्य भी हो जाएगा सभी बच्चों की तरह। छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना और छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को भी जागृत करना, यही होता है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 126 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच या विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, आपने डिसाइड किया कि कक्षा 1 के बच्चे को 1 से 99 तक या 100 तक गिनती आनी चाहिए, तो हमें कोशिश ये करनी है कि 1 से 100 तक सत्र खत्म होते होते उस साल तक लगभग सारे बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 127 है, प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यही होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है, मूल्यांकन को परिभाषित करिए। मूल्यांकन को परिभाषित करिए। एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूरे हुए हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो सिखाया है, जो हमारा बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य था, शैक्षिक उद्देश्य, वो कहाँ तक पूरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129 है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक होता है, तुलना करने में सहायक होता है, परामर्श और निर्देश देने में सहायता करता है, निदान करने में सहायता देता है और अन्वेषण एवं शोध कार्य में भी सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तेजना या का उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्रवाई, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, इन सभी को मिला करके हम कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? तो शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? तो देखिए, सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन,
शिक्षण में उन्नति, परीक्षा प्रणाली में सुधार और विद्यालयों का सुधार। तो मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चों में अंदर सीखने की प्रेरणा आती है। अगर बच्चे ने अधिक नंबर प्राप्त किए, अच्छा स्कोर किया, तो उसके अंदर और सीखने की प्रेरणा आएगी कि मैं और सीखूंगा, मैं और अच्छा करूंगा आगे। इसके अलावा धीरे धीरे शिक्षा में भी क्या होती है, उन्नति होती है। और जो मूल्यांकन के द्वारा जो भी कमी रह जाती है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर जब हम देखते हैं कई सारे बच्चों के अंदर एक ही कमी पाई गई, तो हम परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करने की कोशिश करते हैं, या जो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें भी सुधार करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से विद्यालय में भी सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना, जिससे उसके कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 133 है, नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख करिए। तो प्रार्थना स्थल पर क्या क्या होता है, बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वास्थ्य आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान की जाती है। दूसरा है, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सदवाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को प्रेरणादायक कहानी भी हम सुना सकते हैं, ऐसी छोटे प्रेरक प्रसंग सुना सकते हैं। इसके अलावा रोज का बच्चों को मुख्य समाचार बता सकते हैं, जीके के क्वेश्चन बच्चों को बता सकते हैं। ये सब प्रार्थना स्थल पर हम सुबह सुबह बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है। तो अभी मैंने आपको समझाया, न्यायादर्श का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी जनसंख्या में से एक छोटा सा पार्ट लेकर के हम उस पर क्या करते हैं, उसी पर शोध करते हैं। तो न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने हुए छोटे समूह से है, जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 136 है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है। किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। एतयो यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण होता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया। स्वाभाविक सी बात है, जिसके लिए परीक्षण बनाया गया है अगर उसकी वह अच्छी तरीके से जांच कर रहा है तो वह क्या है, वैध है। क्वेश्चन नंबर 137 है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। तो नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। सिंपल सी चीज है, शिक्षा में नवाचार अगर पूछता है तो आपको क्या लिखना है, नवाचार का मतलब क्या होता है। नवाचार का मतलब कोई नवीन कार्य करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना ही नवाचार है। सिंपल सी बात है, यही आपको लिखना है एग्जाम में, बहुत जटिल नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 138 है, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक शोध क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्या का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। तो शैक्षिक शोध का अर्थ यहाँ पर यही बताया गया है, क्रियात्मक शोध ही एक तरीके से शैक्षिक शोध होता है। और इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे सामने हमारे विद्यालय में जो भी समस्याएं आती हैं उनका हम वैज्ञानिक ढंग से हल ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट करिए। क्रियात्मक शोध निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है, क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विद्यालय में, अपनी संस्था में जो भी समस्याएं होती हैं उनका व्यवहारिक रूप से हम हल ढूंढते हैं। यहाँ पे नाम दे दिया गया है, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक, किसी के द्वारा भी अपनी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्रियात्मक शोध के दो उपकरण बताइए। तो अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण है। 19 में पूछा गया, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 141 है, परिकल्पना क्या है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होती है, परिकल्पना होती है। क्वेश्चन नंबर 142 है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या होती है, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है बच्चा। बालक में मौलिकता का विकास होता है।
बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। तो लिखित अभिव्यक्ति से बहुत लाभ होता है। बच्चे जब लिखते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से विचार हैं वो भी पता चलता है। इसके अलावा बच्चा कितना सोच पाता है, उसकी चिंतन शक्ति कहाँ तक है, ये भी पता चलता है। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 पर आते हैं। सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। पहला है समाज मितीय मैट्रिक्स, दूसरा है सोशियोग्राम तथा तीसरा है समाज मितीय गुणांक। बालक के सामाजिक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 144 है दोस्तों। मांसपेशियां एवं अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है? तो ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 145 है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं? इसमें वार्तालाप, कहानी कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, संस्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं जिसमें हम केवल मुख से बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है। उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। तो ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है, प्रत्येक छात्र की कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता होती है उन्हें स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छांट लिया जाए। इसके अलावा जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। क्रियात्मक शोध की आवश्यकता बताइए। दोस्तों, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है, इसको बताने से पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैंने सारे के सारे वीडियोस आप लोगों के बना दिए हैं, आप लोग के 3rd सेमेस्टर के पढ़ा भी दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती है। और अगर आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास चाहिए, सारे विषयों की वीडियोस चाहिए, सारे विषयों के नोट्स चाहिए जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, सारे विषयों के पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, सारे विषयों के पूरे विषयों के सारे विषयों के राजन सीरीज के पीडीएफ, इसके अलावा चैप्टर वाइज हर विषय का टेस्ट आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिलेगा। अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आगे की प्रक्रिया जो भी होगी आप लोग पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को बताती हूँ मैं, और इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका जो पवन सीरीज है ये भी खत्म हो जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्या का सरल और आसानी से हल ढूंढ लेता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार हम बदल सकते हैं। अगर हम बच्चों को कहाँ पर समस्या हो रही है, उनके कारणों को जान जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक रूप से पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन भी ला सकते हैं। कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल हम खोज सकते हैं। शिक्षण में व्यवहारिकता भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पवन सीरीज की भी, राजन सीरीज की भी आप देख सकते हैं सारे विषयों को। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।